Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss another world traveler, that is Marco Polo. मार्को पोलो एक इटालियन मर्चेंट था और वो यूरोप से चाइना तक उसके फादर और उसके अंकल के साथ आया करता था रंगीला और ट्रेडिंग करते थे। पुराना जो इंडिया उनका एक रूट था उससे चाइना और यूरोप के बीच में वो ट्रेडिंग किया करते थे। बट जब वो जो ट्रेडिंग रूट था वो टर्की से होकर गुजरता था। वैन ग्रुप ऑफ राइवल्स वहाँ पे कैप्चर हो गए, पूरे एरिया पे टर्की पे कब्जा हो गया और एक नए यानी किंगडम का नए रूलर का वहाँ पे कैप्चर कर दिया। तो वो पूरा रास्ता जो है बंद हो गया। उन्होंने नए लॉज इम्पोज किए, नए टैक्सेस इम्पोज किए और कुछ एरिया जो है वो अनसेफ भी हो गए थे। लिहाजा मार्को पोलो और उसके जो अंकल उसके फादर ने टर्की का वो रास्ता जो है चेंज किया और वो ईस्टर्न साइड पे, थोड़ा सा और ईस्टर्न साइड पे और अफगानिस्तान, तिब्बत और मंगोलिया से होते हुए वो चाइना पहुंचे। उन्होंने एक नया रूट डिस्कवर किया, नया लैंड रूट डिस्कवर किया। और ये जो नया रूट था, दे कवर द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप टू चाइना, जो कैपिटल अब बीजिंग कहलाता है, वो पूरा डिस्टेंस मोर देन 3.5 ईयर में वो टोटल जो नया रूट था उसको कवर कर रहे थे। इतने दिन टाइम डिस्टेंस के साथ वो बीजिंग पहुंचे और ये ऑलमोस्ट 1275 का टाइम था जब चाइना में जो मंगोल की गवर्नमेंट थी और उस वक्त जो उनका रूलर था कुबलाई खान था। कुबलाई खान के जो किंगडम थी, उसका जो पैलेस था, उसमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल और नोबल स्टेटस था मार्को पोलो का। और कुबलाई खान इससे बहुत ही सेटिस्फाई था और बहुत ही इसको लाइक करता था। लिहाजा उसने इसको वापस यूरोप जाने नहीं दिया और ऑलमोस्ट 20 इयर्स जो है वो चाइना में रहा। उसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी, डिस्कवर की और एट लास्ट वो 20 इयर्स में के बाद जो है और 1292 में उसने कुबलाई खान से अच्छा वहाँ वो जब वापस इटली गया, जब कुबलाई खान से परमिशन लेके मार्को पोलो वापस इटली गया तो वहाँ की प्रिंसेस को उसने बहुत इंसिस्ट किया और वो उसके साथ पर्शिया आई और यहाँ के जो प्रिंस थे उसने शादी कर ली और तकरीबन ये पूरा क्रू मेंबर 14 शिप और 1500 पीपल के साथ वो उसका जो क्रू मेंबर था उसके साथ हुआ और तकरीबन वो 2 साल यहाँ पे मजीद रहा। और जब उसके तकरीबन 40 क्रू मेंबर बच गए वो तकरीबन 3 साल के बाद वापस इटली चला गया और ये टाइम था 1295 का। जब 1295 पे मार्को पोलो वापस इटली गया तो वहाँ पे उसको एक कैप्टन वॉरशिप का कैप्टन बना दिया गया और एक बड़ी जो वॉर हुई बिटवीन वीनस एंड जेनोवा, जो उसका कैपिटल था इटली का, वो इन दोनों के दरमियान एक बड़ी जंग हुई उस जमाने में और ये कैप्चर हो गया, कैदी बना दिया, इम्प्रिजन हो गया। वहाँ पे ये इम्प्रिजन जो इसके साथी प्रिजनर्स थे उनको ये अपना पूरा ट्रैवलिंग की जो स्टोरी था वो बताता था और ये बताता था कि इंडिया के जो लोग हैं, सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, उनके बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, हमारी तरह रूल करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल है हमारी तरह। जबकि उस जमाने में यूरोपियंस जो थे वो इंडियंस को अजीब, उनको बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि यहाँ भी एक बहुत बड़ी किंगडम है मुसलमानों की सब कॉन्टिनेंट में। चाइना में बहुत बड़ी जो है वो चाइनीज रूलर्स की किंगडम में बहुत ही एडवांस किंगडम है। इसी तरह इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त अंडर मुसलमानों के अंडर कंट्रोल में था, मुगल्स के कंट्रोल में था। ये भी एक बहुत बड़ी रिच किंगडम थी हर तरीके से। वो यूरोपियंस जो थे इस बात को बिल्कुल भी नहीं उनको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ के लोग या इंडिया और चाइना के लोग भी बहुत ही एडवांस है। वो उन तमाम यूरोपियंस को बताता था, तब जाके उनको पता चला कि यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, रिच है, हमारी तरह रहते हैं, बेहतरीन रूलर है, बेहतरीन फाइटर है और बहुत ही एडवांस एक ये किंगडम है।
तो जब ये इटली में था तो इसने अपना जो एक्सपीरियंस चाइना के साथ हुआ था वहाँ इसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें इसने कोल का यूज पहली दफा यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया। पेपर करेंसी जो चाइना में उस वक्त चलती थी, यानी 13th सेंचुरी में जो चाइना में पेपर करेंसी चलती थी, कोल का यूज करते थे। और पोस्टल सर्विस जो चाइना में इस वक्त चलती है, यानी बहुत ही तेज राइडर होते थे और वो एक जगह से दूसरे डिस्टेंस तक जाते थे पोस्ट को लेकर, और फिर वहां से दूसरा राइडर जो उसको फर्दर आगे लेके जाता था। इस तरह पोस्टल सर्विस जो थी वो चलती थी, और तो उस वक्त ये सिर्फ गवर्नमेंट के कामों के लिए हुआ करती थी, बट ये इस पोस्टल सर्विस का भी यूरोप में किसी तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो इस तरह की 3 बड़े मेजर कंसेप्ट जो उसने चाइना से या अपनी ट्रैवलिंग से या सब कॉन्टिनेंट से जो चीजें नई चीजें सीखी, वो उसने अपने यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाई, अपने जो गवर्नमेंट थी उसको बताया, और वहाँ के लोगों को चाइना और सब कॉन्टिनेंट के लोगों को इसके बारे में बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी। मार्को पोलो का जो एक्सप्लोरेशन जो थी, यानी उसने जो यूरोप से जो चाइना या सब कॉन्टिनेंट का जो एक नया रूट डिस्कवर किया था, टर्की के बंद हो जाने के बाद उसने फर्दर ईस्ट से एक नया रूट डिस्कवर किया था। इससे बहुत सारे जो नए एक्सप्लोरर थे उनको भी बहुत इंकरेजमेंट मिल रही थी, जो यूरोप से सब कॉन्टिनेंट की तरफ आना चाहते थे, लेकिन वो जो लैंड रूट था उसको अवॉइड करते थे, क्योंकि लैंड रूट जो है बहुत ज्यादा डेंजरस भी था और टाइम टेकन भी था और डेंजरस भी था। लिहाजा वो तमाम एक्सप्लोरर जो थे वो बाई सी का कोई नया रूट जो है ना डिस्कवर करना चाहते, जो कि सब कॉन्टिनेंट या चाइना या फर्दर फार ईस्ट की तरफ जाए। लिहाजा उनको कोई ऐसा तमाम जो एक्सप्लोरर थे उनमें यही एक रेस थी कि वो किसी तरह से एक नया सी रूट जो है वो डिस्कवर करें। इसमें सबसे पहले जो अचीवमेंट हुई वो बार्थोलोमियो डाइस को हुई, जो कि पोर्चुगीज एक सेलर था और उसके पास अच्छे मैप भी थे, लेकिन जब वो उसने अपने एक अच्छा क्रू मेंबर के साथ जो इंडिया की तरफ या सब कॉन्टिनेंट की तरफ जो है वो अपनी ट्रैवलिंग शुरू की, और जब वो अफ्रीका के साथ यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ चलता रहा और साथ साथ नियर बाय चलता रहा, और जब वो साउथ अफ्रीका के साथ टिप ऑफ साउथ अफ्रीका के साथ उसने टर्न किया, तो वहां पे जाके जो उसके पास मैप था वो वहीं तक का मैप था। और एक बहुत बड़ा एक बात ये हुई कि जब वो साउथ अफ्रीका की तरफ जा रहे थे तो साउथ की तरफ उसके शिप का रुख था, और जो सनराइज उसके क्रू मेंबर क्या देखते थे कि सनराइज जो है वो उनके लेफ्ट साइड पे हो रहा है, लेकिन जब अफ्रीका से वो टर्न करके वापस नॉर्थ की तरफ हुए, जो कि इंडिया की तरफ का रास्ता था, और वो ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका के राइट ईस्टर्न साइड पे गए, तो उनके जो क्रू मेंबर ने क्या किया कि अब उनका सनराइज है वो राइट साइड पे हो रहा है। इस चीज से वो बहुत ज्यादा घबरा गए कि ये कैसी जगह, पहले तो हमारा सनराइज लेफ्ट साइड पे हो रहा था, अब सनराइज जो है राइट साइड पे हो रहा है। लिहाजा उन्होंने बहुत ही फोर्स किया कि ये बार्थोलोमियो डाइस हमें पता नहीं किस जगह लेके जा रहा है, समुंदर है कुछ पता नहीं है, पहले सन किसी और तरफ राइज हो रहा था, किसी और साइड पर राइज हो रहा है। उनको क्योंकि मैप नहीं था, दुनिया का आइडिया भी नहीं था, लिहाजा उन्होंने बार्थोलोमियो डाइस को फोर्स किया और बार्थोलोमियो डाइस वापस पोर्टुगीज चला गया। इस तरह से उसका ये एक्सपीडिशन जो था साउथ अफ्रीका का ही रहा। लेकिन इसके बाद वास्को डी गामा ने एक बड़ा जो एक्सपीडिशन शुरू किया, वो भी एक पोर्टुगीज सेलर था, वो भी ऑलमोस्ट उसने बार्थोलोमियो डाइस का जो मैप था उसी को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट उसी जगह पहुंचा जहां से बार्थोलोमियो डाइस ने अपना जो है ना वो एक्सपीडिशन खत्म किया था। वो भी वहां पे आके रुक गया और अननोन तरह से रहा था, क्योंकि उसको मैप आगे का कोई रास्ता नहीं पता था। लिहाजा उसको जो साउथ अफ्रीका ने एक मुस्लिम सेलर था उससे उसका कांटेक्ट हुआ और उसने उसके साथ ये एग्री किया कि वो उसको सब कॉन्टिनेंट या इंडिया का रास्ता बताएगा। लिहाजा वो उसके साथ हुआ। पहले वो कीनिया उसको लेके गया, यानी कीनिया का जो कोर सिटी था मोम्बासा, वो वहाँ गया, वहाँ से उसने तमाम अपना जो ट्रैवलिंग का जो सामान था वो लिया और फिर वहाँ से वो इंडिया की तरफ रवाना हुआ। और इस तरह उसको वास्को डी गामा को वो इंडियन जो कोस्ट थी जिसको आप कालीकट कहते हैं वहां तक पहुंचाया। इस तरह से वास्को डी गामा पहला एक यूरोपियन एक्सप्लोरर या एक्सप्लोरर था जिसने सब कॉन्टिनेंट का जो बाई सी का रूट डिस्कवर किया था। इसके बाद और बहुत सारे जो एक्सप्लोरर थे यूरोपियन एक्सप्लोरर, वो भी इस रूट को फॉलो करते हुए इंडिया, चाइना और फार ईस्ट की तरफ आए। तो इस तरह से आज हमने जो अपना ये लेक्चर है मार्को पोलो
वो डिस्कवर किया, और उसके मार्को पोलो की वजह से दूसरे एक्सप्लोरर को जो एनकरेजमेंट मिली और उन्होंने नए सी रूट डिस्कवर किए, वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। थैंक यू।